नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश उपचुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर को, अगले महीने 13 नवंबर को 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। उपचुनाव इसलिए होने जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश के 9 विधायक सांसद चुन लिए गए हैं। सांसद चुने जाने के बाद इनकी सीटें खाली हो गई, इसलिए इन सीटों पर अब उपचुनाव होने जा रहा है। होना तो 10 सीटों पर उपचुनाव चाहिए था, लेकिन ऐसे लग रहा है कि जो आयोग है वो बीजेपी का एजेंट बन गया है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर चुनाव नहीं कराया जा रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना चाहिए था। आइए आपको बताते हैं कौन कौन सी वो सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होना है। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। खास बात यह है कि ये जो सीटें हैं पूरे उत्तर प्रदेश में फैली हुई हैं, इसीलिए इस चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। तो मैनपुरी जिले में एक सीट है करहल में उपचुनाव होगा। अयोध्या की सीट मिल्कीपुर, यहाँ पर भी उपचुनाव होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर उपचुनाव 13 नवंबर को नहीं होगा। अंबेडकर नगर की कटहरी सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। मुरादाबाद जिले की कुंदरकी सीट है। अलीगढ़ जिले की खैर सीट है। गाजियाबाद की गाजियाबाद सीट है। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट है। प्रयागराज की फूलपुर सीट पर उपचुनाव होना है। मिर्ज़ापुर की मझवा सीट पर उपचुनाव होना है। कानपुर की सीसामऊ सीट पर उपचुनाव होना है। तो इन 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। सारी पार्टियां दमखम दिखा रही हैं। इस बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने ऐलान करते हुए कहा कि वो अकेले ही अपने दम पर पूरी मजबूती के साथ जो बीएसपी है चुनाव लड़ेगी। किसी से कोई भी गठबंधन नहीं करेगी, ना तो महाराष्ट्र में, ना ही झारखंड में और ना ही उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में। जो हमने आपको 10 सीटें बताई हैं, उसमें से 4 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं, 3 सीटें बीजेपी के पास हैं, एक सीट आरएलडी और निषाद पार्टी के पास है। वैसे उपचुनाव के संदर्भों में देखा जाए तो बीएसपी उपचुनाव नहीं लड़ती है, उपचुनाव से किनारा कर लेती है, लेकिन इस बार बसपा पूरे जोश के साथ उपचुनाव लड़ने जा रही है। और माना जा रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो इसलिए चुनाव लड़ने जा रही हैं क्योंकि 2027 की तैयारी अभी से की जा रही है। अभी से जो पार्टी है 2027 चुनाव के मोड में आती हुई दिख रही है। आकाश आनंद को भी उत्तर प्रदेश उपचुनाव में एक्टिव कर दिया गया है। आपको याद दिला दें कि 2022 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो बीएसपी 1 सीट जीत पाई थी। सोचिए, सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी नेता की पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 1 सीट पर जीत हासिल की थी। और जो ये 10 सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होने जा रहा है, 9 सीटें जहां पर उपचुनाव होने जा रहा है, इसमें से बसपा ने एक भी सीट नहीं जीती है। तो ऐसे में बसपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी जानते हैं? सबसे बड़ी चुनौती ये होगी उपचुनाव में खाता खोलने की। बसपा को उपचुनाव में खाता खोलने की सबसे बड़ी चुनौती होगी। अगर खाता खुलेगा, 1 सीट भी मिल जाएगी, 2 सीट, 1 सीट भी मिल जाएगी, तो यह बीएसपी के लिए रामबाण से कम नहीं होगा। क्योंकि इस समय जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है उसमें खास तौर से समाजवादी पार्टी और बीजेपी की तुलना की जा रही है। बसपा को इग्नोर किया जा रहा है, बसपा को कमतर आंका जा रहा है। तो बसपा के सामने यह भी चुनौती होगी कि कैसे वो सबको मुंहतोड़ जवाब दे। सीटें नहीं आती हैं तो लोग मजाक उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं। याद है योगी जी ने क्या कहा था? हाथी का पेट फूल कर गुब्बारा हो गया, बड़ा हो गया, अब वो चल नहीं पा रहा है। आकाश आनंद जी ने कहा कि हाथी का पेट बहुत बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, जब तक वो कमल का फूल पूरा नहीं खा लेगा तब तक रुकेगा नहीं। तो उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर सारी पार्टियां अपने अपने तरीके से दावे कर रही हैं।
बीजेपी भी दावा कर रही है, समाजवादी पार्टी भी दावा कर रही है, इधर बसपा ने भी टेंशन दोनों की बढ़ा दी है, क्योंकि बसपा चुनाव नहीं लड़ती थी और चुनाव लड़ने का जैसे ही ऐलान किया सारे पार्टियों के पसीने छूटने लगे। देखिए, बसपा के सामने एक और बड़ी चुनौती है। चुनौती ये कि कैसे अपने जनाधार को बढ़ाया जाए, क्योंकि जो बसपा का जनाधार है वो लगातार कम हो रहा है और ये चिंता की बात है। ये चिंता की बात है कि बसपा का ग्राफ गिर रहा है। जब तक इसे स्वीकारेंगे नहीं तब तक इसमें सुधार नहीं होगा। तो इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए मायावती जी ने आकाश आनंद को उपचुनाव में एक्टिव कर दिया है। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि आकाश आनंद को जैसे हरियाणा में एक्टिव किया गया था, वैसे ही महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में एक्टिव किया जा रहा है। याद रखिए, महाराष्ट्र में बाद में चुनाव है और उत्तर प्रदेश में पहले चुनाव है। 13 नवंबर को उत्तर प्रदेश में चुनाव है, एक हफ्ते के बाद महाराष्ट्र में चुनाव है। तो माना जा रहा है कि पूरी मजबूती के साथ आकाश आनंद उपचुनावों में एक्टिव रहेंगे। उत्तर प्रदेश में रैली करेंगे, जनसभा करेंगे, कार्डर कैंप करेंगे, चौपाल करेंगे, सबको साधेंगे, सबको अपनी रणनीति बताएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि जो उपचुनाव के नतीजे हैं 23 नवंबर को आएंगे। हालांकि बीएसपी ने सारे उम्मीदवारों को फाइनल कर लिया है, लेकिन अभी तक उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया गया। कुछ सीटों पर ऐलान हुआ है, लेकिन ऑफिशियली अभी तक एक लिस्ट नहीं आई है। तो उम्मीदवारों की सूची का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि कुछ सीटों पर कुछ उम्मीदवार उतारे गए हैं, लेकिन वो अनऑफिशियल हैं, आधिकारिक रूप से उन्हें उतारा नहीं गया है। गाजियाबाद का एक केस आपको बताता हूं। गाजियाबाद में क्या हुआ कि एक रवि गौतम है, रवि गौतम को प्रभारी बनाया गया। तो रवि गौतम ने मान लिया कि मुझे उम्मीदवार बनाया गया। बाद में पता चला कि रवि गौतम को प्रत्याशी नहीं बनाया गया था। जब रवि गौतम को बताया गया कि तुम प्रत्याशी नहीं हो, तो उन्होंने बसपा पर गंभीर आरोप लगा दिए। कहा कि हमसे 35 लाख 30 लाख रुपए की डिमांड की गई है। और इस मामले को लेकर भी जो बसपा के तमाम बड़े नेता हैं रवि गौतम से इस समय नाराज चल रहे हैं। अब खबर एक और आ रही है गाजियाबाद को लेकर कि पीएन गर्ग को वहां से उम्मीदवार बनाया गया है। देखिए, उम्मीदवारों के नाम तय हुए हैं। मैं फिर कह दे रहा हूं, नाम तय हुए हैं। पीएन गर्ग को बनाया गया उम्मीदवार, लेकिन ऑफिशियली नहीं। लिस्ट का अभी इंतजार किया जा रहा है कि 9 सीटों पर फाइनल सूची कब आएगी, उसका लगातार इंतजार किया जा रहा है। ऐलान होना अभी बाकी है, उम्मीदवारों के नाम तय हो गए हैं। तो दोस्तों, बसपा के चैलेंजेस पर हमने आज बात की। बसपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वो उपचुनाव में खाता खोले। अगर खाता खोल लेती है बसपा, अगर खाता खोल लेती है, जैसा कि आकाश आनंद कोशिश कर रहे हैं कि बसपा कम से कम 2-3 सीटें ले आए उपचुनाव में, तो फिर इनका मनोबल बढ़ जाएगा और 27 में जो रास्ता है आसान हो जाएगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या बसपा उपचुनाव में खाता खोल पाएगी? अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।